हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि यह प्रश्न यदि आप कर लेते हैं तो इसके रिलेटेड यानी से जुड़े हुए सारे प्रश्न आप कर पाओगे। तो कल का जो हमारा प्रश्न था क्या रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, उसी से संबंधित है। हमने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है, क्या करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार के और भी सवाल आप इसमें कर सकते हैं। करनी 5 भी ले सकते हैं, करनी 7, करनी 11, करनी 13 और भी बहुत सारी करणियाँ हो सकती हैं जो अभाज्य संख्या के साथ होगी। तो देखिए एक बार हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 9 है, सिद्ध कीजिए कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका प्रूफ देखिए। इसके विपरीत हम मान लेते हैं। हमने मान लिया करनी 3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या इसका मतलब 3 बातें लागू होगी जो पिंक में लिखी, पिंक बॉक्स से देखिए। P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या परिमेय संख्या होती है। सबसे पहली बात होती है Q इज नॉट इक्वल टू 0। हर वाली जो संख्या होती है वह शून्य नहीं। दूसरी बात यह है कि P और Q पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। P 0 भी हो सकता है, Q 0 नहीं। थर्ड बात यह है कि एचसीएफ इनका जो होता है वो PQ का जो एचसीएफ होता है 1 होता है। P और Q सहअभाज्य कहलाती हैं। 3 बातें लागू होती है। तो हमने यहाँ पर √3 को एक परिमेय संख्या माना है। परिमेय संख्या माना है इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर 2 पूर्णांक A और B इस प्रकार से ले सकते हैं कि करनी 3 बराबर A/B। इसमें भी 3 बातें लागू होगी। पहली बात यह होगी कि जो नीचे वाली संख्या हर वाली है B इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। सेकंड बात यह होगी कि A और B पूर्णांक है। थर्ड बात यह होगी कि A और B सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि इनका जो एचसीएफ है A और B का वह 1 होगा। तो आपको क्लियरली समझ में आया। इसके और आगे बढ़ते हैं। करनी 3 बराबर A/B। अब हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, देखिए करनी 3 का हम वर्ग करेंगे। वर्ग करने का मतलब होता है कि इसकी घात 2 करना। अब घात 2 करना मतलब 2 बार लिखना है। करनी 3 को 2 बार गुणा के रूप में लिखा है, करनी 3 गुणित करनी 3। इसी प्रकार से A/B को हमने वर्ग कर दिया है। तो A का वर्ग हो गया बटे B का वर्ग हो गया। कल भी मैंने जैसा आपको बताया था 3 की घात 1/2 गुणित 3 की घात 1/2। अब गुणा में जो घातें होती हैं जुड़ जाती हैं। 3 की घात 1/2 गुणित 3 की घात 1/2 यह हो जाएगा x⁴m इंटू x⁴n बराबर x⁴m प्लस n। इसी प्रकार से होगा। हम इसको इस प्रकार से लेते हैं। तो 3 की घात 1/2 गुणित 3 की घात 1/2 ये मिलकर के हो जाएगा 3 की घात 1/2 धन 1/2। तो 3 की घात हो जाएगी 1, आधा और आधा मिलकर 1 हो जाता है। 3 की घात 1 का मतलब होता है 3। तो 3 लिखा है। 3 बराबर A²/B²। ये तो वैसे ही लिखा गया है। और इसको आगे देखिए, जो बटे में जो B वर्ग है ये जो बराबर की दूसरी ओर जाएगा तो 3 के इधर आ जाएगा। तो हमने कहा 3B² बराबर A की घात 2 A वर्ग। तो ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। आपको समझ में आई होगी। अभी ये क्या कहती है इसका देखिए। A वर्ग दूसरी साइड पड़ा हुआ है, 3B वर्ग इधर की साइड में है। इसका मतलब है कि 3 A वर्ग को विभाजित कर सकता है। तब क्या होगा, तब 3 A को विभाजित करेगा। क्यों करेगा, देखिए यहाँ पर बॉक्स में देखिए एक थ्योरम से है 1.3 की हम बात कर रहे हैं। इसमें ये ऐसा कहा गया था कि यदि कोई अभाज्य संख्या P है और वह संख्या A वर्ग को विभाजित करती है तो ये जो P है ये A को भी विभाजित करेगा। जहाँ A क्या है, पॉजिटिव इंटीजर से धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर इसी बात को लेकर के हम बोल सकते हैं कि यदि अतः 3 यदि A वर्ग को विभाजित करता है, A की घात 2 को विभाजित करता है, तब 3 A को भी विभाजित करेगा। अब 3 A को विभाजित करेगा इसका मतलब क्या है कि A में कोई ऐसी संख्या होना चाहिए जिसमें 3 का गुणज होगा। ये 3 का गुणा वाली कोई संख्या होना चाहिए। तो हम एक संख्या ले लेते हैं C, कोई पूर्णांक है। तो देखिए A बराबर 3C लिखने पर जहाँ C क्या है, एक नया पूर्णांक है, तो A का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखने जा रहे हैं। 3B की घात 2 बराबर A की घात 2 में रखने जा रहे हैं। जहाँ A लिखा है उसके स्थान पर 3C लिखेंगे। अब चूंकि 1 की घात 2 लिखी है इसका मतलब है कि 3C का भी होल वर्ग होना है, पूरे की घात 2 होना है। अब 3 की घात 2 होगी इसका मतलब क्या है, 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9 आ जाएगा। C की घात 2 करेंगे तो C की घात 2 आ जाएगी। इस प्रकार से लिखा है 3B की घात 2 बराबर 9C की घात 2। आपको क्लियरली समझ में आया होगा। इसी को हम आगे ले चलते हैं। देखिए 3B की घात 2 बराबर 9C की घात 2 है, लेकिन 3 3 दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इसको 3 इधर से कैंसिल हुआ, उधर से भी 3 कैंसिल, 3 3 9। तो हमारे पास लास्टली स्टेप जो बचती है B की घात 2 बराबर 3C की घात 2 ये प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि 3 B वर्ग को विभाजित करता है और वही बात यहाँ पर लागू होती है, 1.3 थ्योरम वाली बात लागू होती है। इसलिए 3 B को भी विभाजित करेगा। अतः A और B में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड
3 है। परंतु हमें इस बात का विरोधाभास हमें प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने ये बोला था कि ए और बी का जो एचसीएफ है वो 1 है, हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा हमने ये प्रूव कर दिया है कि ए और बी में दोनों जो 3 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इस बात का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। यह विरोधाभास हमें इस कारण से प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने गलत मान लिया है, त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है। हमारा मानना गलत है। क्या गलत है? कर्ण 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा? अतः कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन, जिससे आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सके।